ठीक है बच्चे, नजर आ रहे हैं? यस सर। जी सर, थैंक यू। वायरसेस। वायरसेस का जो है वो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम 2 घंटे के अंदर इसको कवर कर लें। वायरसेस को ए सेलुलर लाइफ क्यों कहते हैं? हम किसी को पता है इसको ए सेलुलर लाइफ क्यों कहते हैं? वायरसेस का दूसरा नाम सर होता जी, है क्योंकि ये सेलुलर बॉर्डर लाइफ। लाइन पे कहते हैं एग्जिस्ट इनको ए करता है। सेलुलर लाइफ। ये बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो फिर हमें तो बॉर्डर लाइन कहना चाहिए, आगे लिखना चाहिए कि बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम इनको सर ए इनमें सेलुलर कोई लिविंग सेल्स नहीं होते। लिविंग सेल्स, लेकिन इनके अंदर तो डीएनए न्यूक्लियस होता है। सॉरी, डीएनए और आरएनए तो होता है। सर इनके अंदर रिप्रोडक्शन की सर ये कैपेबिलिटी अपना नहीं होती। डीएनए, इनके पास लाइक अपना डीएनए नहीं होता। किसने कहा है नहीं होता? डीएनए आरएनए होता है। डीएनए सर वायरस ये के होते हैं। सर ये सेल होस्ट से से कंपोज लेते हैं नहीं ना। होते, जी जी, खुद एक नहीं सेल नहीं की हो, तरह होते किसने हैं। कहा है होस्ट से लेते सर हैं? इनका इसके अपना पास डीएनए सेल की होता है। तरह ऑर्गेनेलिज इनका नहीं अपना होती। सर आरएनए ये होता है। होस्ट से नहीं लेते, होस्ट से लेते हैं अपना डीएनए। नहीं बच्चे, आपको ये किसने कहा है? सर सर इनके ये पास सेल सर की ये तरह सेल पे ऑर्गेनेलिज डिपेंड नहीं नहीं करते, होती। इनका ये खुद उस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। इनके पास तो अपना डीएनए आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल इनके पास अपना आरएनए और डीएनए होता है। फिर हम इनको क्यों ए बट सर, सेलुलर कह रहे हैं? क्योंकि सर इनके पास सेल की तरह ऑर्गेनेलिज नहीं होती। शाबाश, ये चीज ये मैं सुनना चाह रहा था। सर इनको ए सेलुलर इसलिए कहते हैं, अभी मैं आपको ब्रीफ सा बता रहा हूँ, आगे जाके डिटेल में जो है वो हम देखेंगे कि इनके पास क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ए लफज जहां पे आ जाए ना बच्चों, ए लफज, ए से मुराद होता है एब्सेंट। क्या मुराद होता है ए से? एब्सेंट। एब्सेंट। आगे सेलुलर से क्या मुराद है? सेलुलर से बच्चों मुराद है सेल। इनके अंदर सेल्स जो है ना बच्चों, वो एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? क्या एब्सेंट होते हैं? सेल्स। सेल्स। सेल्स एब्सेंट होते हैं। आप लोगों के जहन में सवाल उठेगा सर कि एक वायरस को, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास यहाँ पे बैक्टीरियोफेज बनाता हूँ, एक वायरस बनाता हूँ जो बैक्टीरिया को खाता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। सर आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल हमें एक सेल की तरह का लग रहा है, ये देखें दरमियान में इसका जेनेटिक मटेरियल भी पड़ा हुआ है, डीएनए आरएनए भी पड़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए मैंने कह दिया है। तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर सेल एब्सेंट है, ये सेल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, या सेल की तरह का ये नहीं होता? तो बच्चों याद रखना, 2-3 बातें लिखवाने लगा हूं। ठीक है? उन बातों की बेस पे हम इनको कहते हैं कि ये ए सेलुलर है। ठीक है? क्या है बच्चों? ये हमारे पास ए सेलुलर है। वो क्या बातें हैं? पहली बात है कि इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता। इसके पास क्या नहीं होता बच्चों? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नहीं साइटोप्लाज्म। होता इसके पास बच्चों। दूसरी बात यस सर। बच्चों, इसके पास कोई ऑर्गेनेली नहीं होती। नो, ऑर्गेनल्स। नो ऑर्गेनेली। तीसरी बात बच्चों, इसके पास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। नो होती। प्लाज्मा नो मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बातें जो है ना, ये तीन बातें इस बात पे हमें मजबूर कर रही हैं कि ये हमारे पास ए सेलुलर है। सेल के जितने करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए थे वो इसके पास है ही नहीं। ना इसके नहीं। अंदर साइटोप्लाज्म है, ना इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली है, ना इसके अंदर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसलिए हम इसको सेलुलर नहीं कहते, हम इसको ए सेलुलर कहते हैं। जो आप बातें बता रहे थे ना कि वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो बॉर्डर लाइन होता है, वो बच्चों लिविंग और नॉन लिविंग वाला केस है। यहाँ पे मैं सेलुलर और ए सेलुलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आइए ये बात। सेलुलर यस और सर। ए सेलुलर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे ये डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि ये सेल होते हैं इसके अंदर या नहीं होते। मैं अभी उस टॉपिक पे नहीं जा रहा कि ये जिंदा होता है या मरा होता है, हम उसको नहीं अभी छेड़े। हम अभी देख रहे हैं कि ये सेलुलर है या ए सेलुलर है। तो ये तीन बातों ने कंफर्म कर दिया हमारे पास कि ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास ए सेलुलर है। ये क्या है बच्चों हमारे पास? ए ए सेलुलर। ए सेलुलर। जी सेल। बच्चे, अलिशबा आपका क्वेश्चन है, पूछें। सर प्लीज आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, मुझे थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा अच्छा, गौर से सुने। हम ये कह रहे हैं कि हम वायरसेस के नाम के साथ ए सेलुलर क्यों लगाते हैं? ए सेलुलर लफज जो है वो दो लफज पे कंप्राइज किया हुआ है। एक इसके अंदर लफज है बच्चों ए, और दूसरा लफज है मेरे पास सेलुलर। ठीक है?
ए जिस भी चीज के साथ आ जाए इसका मतलब होता है एब्सेंट। इसका मतलब क्या होता है? एब्सेंट। सेलुलर एब्सेंट। लफज का मतलब होता है सेल। तो इसका मतलब है हम वायरसेस को कह रहे हैं कि इनके अंदर सेल एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर सेल्स नहीं होते। ठीक है। क्यों सर हम इनको ए सेलुलर क्यों कह रहे हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं कि इनके अंदर सेल नहीं होते? वो इसलिए कहते हैं कि देखें ना इनके अंदर साइटोप्लाज्म है, देखें यहाँ पे कोई साइटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट, या इनके अंदर कोई ऑर्गेनेली बनाई है मैंने, यहाँ पे कुछ नजर आ रहे? अमार बच्चे ना करें। ना इनके अंदर कोई जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो ये आपको नजर आ रहा है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये इनका इन्वेलप है। ये इनका क्या है? इन्वेलप है। इन्वेलप कुछ और होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ और होती है। समझ आइए बच्चे? आप समझ जी आइए कि सर। हम वायरसेस को ए सेलुलर क्यों कहते हैं? जी सर समझा यस। गया। जी। जी आ गया समझ, क्लियर थैंक है? यू। अच्छा। सर एक दफा बता दें काइंडली। मैंने कहा आप पहले किधर थी बच्चे? सर मुझसे लेट हो गई थी थोड़ा। हमने वायरसेस को ए सेलुलर कहा है। ए सेलुलर मींस इनके अंदर कोई सेल नहीं होता। वो क्यों कहा है हमने? क्योंकि इनके अंदर ना तो साइटोप्लाज्म होता है, ना ऑर्गेनेलीज होती हैं, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है। इस वजह से हम इनको ए सेलुलर कहते हैं, यानी इनके अंदर सेल नहीं होते। ये तीनों फीचर जो हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये तीनों फीचर्स ये एब्सेंट होंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास ए सेलुलर है, इनके अंदर सेल नहीं होते। क्लियर है? अच्छा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, पहले टॉपिक के ऊपर इतना टाइम लगा दिया। वायरस का जो लफज है ना बच्चों, वो हमारे पास एक लैटिन वर्ड था, विनोम। लैटिन वर्ड था कौन सा? विनोम। विनोम। इससे ड्राइव हुआ है वायरस का लफज। और इस विनोम का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। विनोम का मतलब होता है पॉइजनस। क्या मतलब होता है विनोम का? पॉइजनस। 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 तो विनोम लफज से हमारे पास जो है ना वो वायरस जो है वो डिस्कवर हुआ है। ठीक है। और इसको ये विनोम नाम जो है वो, या वायरस नाम जो है वो किसने दिया था? तो हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है कि जो लुइस पास्चर, लुइस पास्चर और इसके साथ एक और साइंटिस्ट था, रॉबर्ट कोच। उस टाइम पे जितनी भी पॉइजनस बीमारियां होती थी ना हमारे पास, ठीक है, जितनी भी ऐसी बीमारियां होती थी जिनका कोई इलाज नहीं होता था और बंदा मर जाता था, उनको कहा जाता था कि ये सारी की सारी बीमारियां जो है ना वो वायरस की वजह से या इस विनोम की वजह से हमारे पास जो हुई हैं, जो है ना वो हुई हैं। तो वायरस उन सारी बीमारियों के साथ एसोसिएट होता था जिसमें हमारे पास डेथ हो जाती थी। वायरस एसोसिएटेड विद ऑल द डिजीजेस दैट रिजल्ट इन डेथ। यानी उस जमाने में क्या होता था कि जिस बीमारी की वजह से पता नहीं चला कि इस बंदे को ये बीमारी थी और इसकी डेथ हो गई, तो ये कहा जाता था कि इसकी बीमारी इस विनोम की वजह से, इस वायरस की वजह से हुई है। क्योंकि उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था वायरस क्या होते हैं। तो कोई भी बंदा जो है वो ऐसे कोई बीमार हुआ, उसकी बीमारी का पता ही नहीं चल सका कि यार इसको हुआ क्या, और वो बेचारा मर गया, तो उसको कहा जाता था कि इसको ना इस वायरस की वजह से जो है, या विनोम की वजह से जो है ना, ये इसकी डेथ हुई है, इसको वायरस ने कोई मसला, इसके अंदर कोई वायरस आ गया था। ठीक है। डेट रिजल्ट इन डेथ। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया है कि ये हमारे पास नॉन सेलुलर या ए सेलुलर एंटिटीज होती हैं। एंटिटीज से मुराद होता है बच्चों पार्टिकल्स। ये हमारे पास नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, या नॉन सेलुलर एंटिटीज आप इनको लिखते हैं। नॉन सेलुलर एंटिटीज होती हैं ये हमारे पास। क्लियर है? उसके बाद बच्चों हमारे पास आगे आती है इनकी डिस्कवरी, कि कैसे ये हमारे पास जो है ना वो डिस्कवर हुए थे। ठीक है। क्लियर है बच्चों? और उससे जाने से पहले मैं आपको एक और मजे की एमसीक्यूज की बात बता दूं। आपसे एक एमसीक्यूज पूछता हूं, और वो एमसीक्यूज ये है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आप लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ी है ना सेल स्ट्रक्चर में, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक एमसीक्यूज मैं पूछ लेता हूं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वोइलेट्स सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पढ़ी है ना बच्चों आपने फर्स्ट ईयर में सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में? जी सर। ठीक है। क्या तीन फीचर्स थे सेल थ्योरी के? साइटोप्लाज्म। क्या साइटोप्लाज्म? सेल मेम्ब्रेन। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी बच्चे, सेल थ्योरी पूछ रहा हूं मैं। सर पहला पॉइंट ये था कि जो भी नए सेल बनते हैं वो पुराने सेलों से मिलकर बनते हैं, उनके कोई ना कोई चीजें मटेरियल्स पुराने सेलों के आते हैं नए सेल के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही।
फीचर्स उसके ये थे कि और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। और नया सेल, दूसरा फीचर ये था कि जो नया सेल, मैं यहाँ पे सेल थ्योरी भी आप लोगों को थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल्स। दूसरा पॉइंट था कि न्यू सेल्स। अराइव फ्रॉम ओल्ड सेल्स। प्रीवियसली एग्जिस्टिंग और सेल्स। तीसरा पॉइंट क्या था? Cell is the basic structure and functional unit of शाबाश। life. सेल Yes. Basic and functional unit of life. इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मुझे बताएं, ये मेरे एमसीक्यूज का जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मैंने आपसे एमसीक्यूज पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉयलेट सेल थ्योरी, इनमें से कौन सा जो है वो हमारे पास सेल थ्योरी को वॉयलेट करता है, यानी सेल थ्योरी को नहीं मानता? तो क्या वायरस, ऑप्शन होगी? चार्ली, Charlie, क्या होगी ऑप्शन? वायरस, चार्ली वायरस। चार्ली वायरस। वायरस, शाबाश। सर बैक्टीरिया भी सेल थ्योरी को फॉलो करता है, प्लांट्स भी करते हैं, फंजाई भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। सिर्फ हमारे पास जो वायरस है ना, वो इसको जो है वो वॉयलेट करते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्टा भी जो है ना, वो हमारे पास सेल थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आ जाए बच्चों हमारे पास डिस्कवरी ऑफ वायरस के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स चैम्बरलैंड। कौन सा साइंटिस्ट था? सर जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर लाइफ साइकिल ऑफ HIV एंड बैक्टीरियोफेज इंक्लूडेड है HIV इंक्लूडेड है बच्चे? और बैक्टीरियोफेज? नहीं, बैक्टीरियोफेज नहीं इंक्लूडेड। जी को पता होगा। चार्ल्स चैम्बरलैंड, इस चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया, इसने देखा कि हमारे पास जो रेबीज, जिन पार्टिकल्स की वजह से रेबीज होता है, रेबीज क्या होता है बच्चे, अगर आपको पागल कुत्ता जो है वो काट जाए ना, तो उसकी वजह से एक वायरस होता है रेबीज वायरस, जो आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर चला जाता है, और वो जाके आपकी ना बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है वो कामों को खराब कर देता है, ठीक है। आप लोगों को जो है वो अजीब सा डर बैठने लग जाता है बॉडी के अंदर, आप लोगों की बॉडी जो है वो शिवर करने लग जाती है, ठीक है। डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं उसके रेबीज कुत्ते की वजह से काटने की वजह से, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमारे पास जो रेबीज का एजेंट होता है ना, जिस एजेंट की वजह से रेबीज हमारे पास होता है, जिस एजेंट की वजह से हमारे पास रेबीज होता है, उस एजेंट को हम पोर्सलेन फिल्टर पेपर से जो है ना वो फिल्टर कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है? पोर्सलेन फिल्टर पेपर था हमारे पास, उससे जो है ना वो हम फिल्टर कर सकते हैं, ये उसके अंदर से जो है ना वो हमारे पास पास कर सकते हैं। इससे मुराद ये है कि देखें, ये मेरे पास एक फिल्टर पेपर है, ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास एक फिल्टर पेपर है, ये मेरे पास एक फिल्टर पेपर है, ठीक है। इस फिल्टर पेपर को मैं कहता हूं कि ये मेरे पास पोर्सलेन फिल्टर पेपर है, पोर्सलेन फिल्टर पेपर है मेरे पास, ठीक है। इस पोर्सलेन फिल्टर पेपर का ये जो पोर है ना, पोर, इसका साइज कितना होता है बच्चों? इसका साइज हमारे पास बच्चों होता है 100 to 1000 माइक्रोमीटर। कितना साइज होता है इसका? 100 to 1000 माइक्रोमीटर, सॉरी नैनोमीटर, मैंने माइक्रोमीटर लिख दिया, नैनोमीटर। और ये इतना छोटा साइज है कि अगर आप बैक्टीरिया को इस फिल्टर पेपर के अंदर रखोगे ना, ऐसे रखोगे, तो वो बैक्टीरिया यहाँ से पास ही नहीं कर पाएगा। वो बैक्टीरिया बच्चों यहाँ पे ऐसे ऊपर ही जो है वो जमा हो जाएगा। ये पोर्स इतने छोटे हैं, इतने ज्यादा छोटे हैं कि बच्चों यहाँ इनके अंदर से बैक्टीरिया पास कर ही नहीं पाता। लेकिन जब उसने रेबिस, जिस एजेंट की वजह से, जिन पार्टिकल्स की वजह से हो रहा था, जब उसने उन पार्टिकल्स को जो है वो यहाँ पे पास कराया, फॉर एग्जाम्पल ये मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास वो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स फॉर रेबीज, पार्टिकल्स फॉर रेबीज।
तो जब उसने इन पार्टिकल्स को इस फिल्टर पेपर के अंदर से मूव कराया ना, पास कराया ना, तो वो बच्चों यहाँ से पास करके हमारे पास जो है ना वो नीचे आ गए, यहाँ पे ऐसे नीचे पास करके हमारे पास फिल्टर होके आ गए। तो चार्ल्स चैम्बरलैन को ना बड़ी हैरानी हुई, उस टाइम तक सिर्फ बैक्टीरिया जो है ना उसको सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, स्मॉलेस्ट थिंग जो है ना वो समझा जाता था। अब इसके ज़हन में जो है वो बच्चों बड़ी अजीब बात आ गई कि यार अभी तक तो हम सिर्फ बैक्टीरिया को ही समझते थे कि सबसे छोटी चीज़ है वो दुनिया के अंदर, ये तो बैक्टीरिया से भी कोई छोटी चीज़ आ गई है। ठीक है, फिर क्या हुआ, चार्ल्स चैम्बरलैंड ने तो ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। थोड़े अरसे के बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था इवानोस्की। इवा, इसको ये बोलते हैं ना इवानोस्की बच्चों के, कुछ और बोलते हैं। एक तो साइंटिस्ट के नाम इतने मुश्किल हैं। इवानोस्की। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि हमारे पास एक प्लांट्स के अंदर ना डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं टुबैको, टुबैको मोज़ेइक डिजीज। इसने वो जो टोबैको मोज़ेइक डिजीज के एजेंट थे ना, उसको भी हमारे पास पोर्सलेन फिल्टर पेपर से पास कराया। तो इसने देखा कि वो भी हमारे पास जो है वो उस फिल्टर पेपर के अंदर से पास कर गए, उस फिल्टर पेपर के अंदर से क्या हुआ, वो पास कर गए। तो ये भी बड़ा हैरान हुआ, इसने कहा कि यार हमारे पास पोर्सलिन फिल्टर पेपर तो इतना बारीक होता है कि उसके अंदर से जो स्मॉलेस्ट चीज है हमारे पास अभी तक बैक्टीरिया, वो ही नहीं पास कर सकता। तो ये वो कैसे पास कर गए हैं, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया से भी कोई छोटी चीज है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। ठीक है, इसने अपने एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने के लिए क्या किया, इसने क्या किया, इस ये गया बच्चे हमारे पास ऐसे मट्टी के अंदर, इसने मट्टी उठाई। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक प्लांट था। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लांट था। ठीक है, इस प्लांट को ना बच्चों ये टोबैको मोज़ेइक बीमारी हुई हुई थी। क्या हुई हुई थी इसको, टोबैको मोज़ेइक डिजीज हुई हुई थी इसको। इसने क्या किया, इसने उस टोबैको मोज़ेइक डिजीज वाले प्लांट की जो है ना वो मट्टी उठाई, सोइल उठाया। क्या उठाया, सोइल। और इसने उस सोइल में से जितने भी बैक्टीरिया थे उनको रिमूव कर दिया, बैक्टीरिया को रिमूव कर दिया, बैक्टीरिया फ्री सोइल कर दिया उसको। इसने क्या किया, इसने टोबैको मोज़ेइक डिजीज वाली मट्टी उठाई, जिस प्लांट को ये बीमारी हुई हुई थी उसकी मट्टी उठाई, उसके अंदर से सारे के सारे बैक्टीरिया को रिमूव कर दिया। फिर इसने क्या किया, इसने उस मट्टी को जाके ना एक नॉर्मल प्लांट जो था, नॉर्मल प्लांट, नॉर्मल प्लांट उसके पत्ते के ऊपर रख दिया। किधर रख दिया, एक नॉर्मल प्लांट के पत्ते के ऊपर जो है ना वो लाके इसको ऐसे रख दिया, ये बैक्टीरिया फ्री सॉइल को। ठीक है, अब उसको तो था कि यार मैंने बैक्टीरिया सारे निकाल दिए हैं तो अब ये बीमारी नहीं हो सकती इसको, लेकिन देखने में क्या हुआ कि उस सोइल ने इस लीफ के ऊपर भी जो है ना वो बीमारी कॉज कर दी, इस लीफ को भी हमारे पास जो है ना वो टोबैको मोज़ेइक डिजीज हो गई हमारे पास। तो वो बड़ा हैरान हुआ और उसका ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म हो गया कि यार बैक्टीरिया से भी कोई छोटा ब्रांड हमारे पास प्रेजेंट है, कोई कोई बैक्टीरिया से छोटा भी पावा जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट है। और फिर ये इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, हमारे पास वायरसेस जो है वो डिस्कवर हुए। इन सारों ने क्या किया कि ये जो एजेंट्स थे ना, ये इन एजेंट्स को नाम दे दिया गया वायरसेस का। क्या नाम दे दिया गया, वायरसेस का जो है वो हमारे पास नाम जो है ना बच्चों दे दिया गया। ठीक है, इसके अलावा और भी बड़े जो थे वो हमारे पास जैसे हमारे पास और बीमारियां थी उस टाइम पे, जैसे कि हमारे पास येलो फीवर, येलो फीवर। इसके अलावा जो है वो फूट एंड माउथ डिजीज, ये एक बीमारी थी उस टाइम पे। यहाँ पे ना लोगों को मुंह और पाँव के ऊपर जो है ना वो अजीब से जो है वो रैश और फोड़े जो है वो बन जाते थे। इसके भी जो एजेंट्स थे ना हमारे पास, इनके भी जो एजेंट्स थे वो भी हमारे पास फिल्ट्रेबल थे, वो भी पोर्सलेन फिल्टर पेपर से जो है ना बच्चों वो पास कर रहे थे। पोर्सलेन फिल्टर पेपर से बच्चों वो भी हमारे पास जो है ना वो पास कर रहे थे। ठीक है, इनके भी, तो इनके एजेंट्स को भी बच्चों क्या नाम दे दिया गया, इनके एजेंट्स को भी हमारे पास वायरसेस का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है ना वो वायरसेस की जो है बच्चों डिस्कवरी हुई थी।
चार्ल्स चैम्बरलैंड जो था उसने हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया, और इवानोस्की हमारे पास जो साइंटिस्ट था उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन सारों के एक्सपेरिमेंट से हमारे पास पता चला कि बैक्टीरिया से भी छोटे कुछ पार्टिकल्स या एजेंट्स हैं जो पोर्सलेन फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। फिर उन एजेंट्स को हमारे पास जो है वो वायरसेस का जो है ना वो नाम दिया गया। और सबसे पहले वायरसेस को प्यूरिफाई करके दुनिया के सामने किसने पेश किया था बच्चों? वायरसेस को अच्छी तरह प्यूरिफाई करके दुनिया के सामने जो बंदा लेके आया था वायरस को, उस बंदे को हम कहते हैं स्टानले। क्या कहते हैं उस बंदे को? उस बंदे को हम कहते हैं स्टानले। और कब किया था वायरस हमारे पास, कब दुनिया के सामने प्रॉपर तरीके से आए थे प्यूरिफाइड फॉर्म में? 1935 में स्टैनले ने क्या किया था, वायरसेस को अच्छी तरह प्यूरिफाई करके दुनिया को बताया था कि हमारे पास बैक्टीरिया से भी एक छोटी चीज है जिसको हम वायरस कहते हैं। ठीक है, प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ वायरस को दुनिया के सामने इसने हमारे पास पेश किया था। ठीक है, और कौन सा वायरस बच्चों इसने दुनिया के सामने पेश किया था प्यूरिफाई करके? ये टोबैको मोज़ेक डिजीज वाला, टोबैको मोज़ेक डिजीज वाला। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास डिस्कवरी ऑफ, आप कह दें कि वायरसेस था। क्लियर है यहां तक बच्चों? यस सर। किसी को कोई मसला है यहां तक? नो सर। सारों सर को क्या क्लियर है? सर थोड़ा स्पीड के साथ पढ़े ना, ये तो इंडिकेट जी जी। कराते थे। सर थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ना, ये तो क्विक रिवीजन होता है इंडिकेट क्लासेस में। बच्चे असल में हमारा तरीका ही यही है, हम प्रॉपर हर चीज़ को जो है वो सुकून से और जो है वो लेके चलते हैं आगे, उसको जो है वो गुजारते नहीं है हम। ये हमारा तरीका ही है। आप हमारे बाकी बच्चों से पूछें ज़रा, ठीक है? जी सर। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। क्या टॉपिक आते हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। हम देखने लगे हैं बच्चों करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे बच्चों वायरसेस के? क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों वायरसेस के? पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि हम वायरसेस को नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम अपनी आंख से वायरसेस को नहीं देख सकते। नॉट सीन विद नेकेड आई, हम अपनी आंख से वायरसेस को नहीं देख सकते। ना ही हम लाइट माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं। नॉट सीन विद नेकेड आई और लाइट माइक्रोस्कोप। हम किससे देख सकते हैं सिर्फ वायरसेस को? ओनली सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों। ओनली सीन विद इलेक्ट्रॉन, ओनली सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर है बच्चों? ओनली सीन विद यस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बच्चों जो है वो इसको देख सकते हैं। अगर इनके साइज की बात की जाए, साइज, तालियां बच्चे ना करें, रिमूव करें इसको, शाबाश। अगर हम इनके साइज की बात करें बच्चों, तो साइज इनका रेंज करता है लार्ज से स्मॉल तक। मैं बताऊंगा सबसे लार्ज वायरस का क्या साइज होता है और सबसे स्मॉल वायरस का क्या साइज होता है। जो बच्चों सबसे लार्ज वायरस होता है ना हमारे पास, उसका साइज होता है हमारे पास 250 नैनोमीटर। और जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होता है बच्चों, उसका साइज होता है हमारे पास 20 नैनोमीटर। ये जो सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है ना बच्चों, इसका नाम होता है हमारे पास पोक्स वायरस, जिसकी वजह से आपको ये स्मॉल पोक्स या चिकन पोक्स जो है ना वो हो रहे होते हैं। ठीक है, बचपन में होते हैं ना बच्चों को। और जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है हमारे पास वो होता है पर्वो वायरस। पर्वो वायरस जो है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो वायरस होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा करेक्टरिस्टिक इनका बच्चों ये है हमारे पास, तीसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि वायरसेस को हम आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कर सकते, यानी लैब्स के अंदर हम आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर वायरसेस को ग्रो नहीं कर सकते। कैन नॉट बी ग्रोन
नो ग्रोथ या कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। नो ग्रोथ ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल मीडियम से मुराद ये है कि बॉडी से बाहर, किसी लिविंग थिंग की बॉडी से बाहर, यानी लैब्स के अंदर। ठीक है, लैब्स के अंदर। क्लियर है बच्चों? उसके बाद चौथा पॉइंट, क्या वायरसेस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अकेले? नो सर। तो हम लिखेंगे नोट एबल ऑफ ऑटोपोइसिस विदाउट होस्ट। आउटोपोइसिस से क्या मुराद है? क्या मुराद है आउटोपोइसिस से? आउटोपोइसिस से रेप्लिकेशन। मुराद बच्चे ये है कि ये अकेले रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ओनली रिप्रोड्यूस, ये हमारे पास डू नॉट, ऑटोपोइसिस से मुराद है कि ये हमारे पास अकेले रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, डू नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। ये बच्चों कहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं? ऑन द होस्ट सेल फोर बॉडी। सेल। किसी भी होस्ट के अंदर। तो हम लिखेंगे ओनली रिप्रोड्यूस इन, ओनली रिप्रोड्यूस इन होस्ट सेल। क्लियर है? ये इसका तीसरा हमारे पास, या सॉरी चौथा करेक्टरिस्टिक हो गया। उसके बाद बच्चों पांचवा करेक्टरिस्टिक इसका ये होता है कि अगर वायरस जो है वो किसी सेल के अंदर आ जाए, तो वो बच्चों 10 मिनट के अंदर अंदर ही पूरे सेल के ऊपर काबू कर लेता है। तो हम कहते हैं कि वायरस कैन टेक ओवर अ सेल विद इन 10 मिनट्स। सर जी सर ये जो इररिलेवेंटली जिनके माइक ऑन हुए हुए प्लीज उसे कहें कि बंद कर दे, बहुत डिस्टॉर्शन आ रहा है। जी, मैं कहता हूँ बच्चों माइक बंद कर दो अपना। ठीक है, सारे बच्चे अपना माइक बंद कर दें। कैन टेक ओवर अ सेल विद इन 10 मिनट्स ऑफ एंट्री। यानी अभी इनको सेल के अंदर आए हुए 10 मिनट ही हुए हैं और इन्होंने पूरे के पूरे सेल के ऊपर जो है बच्चों कब्जा कर लिया है। ठीक है, क्लियर है? और आप लोगों ने याद रखना है कि वायरसेस कितना टाइम लेते हैं? 70 सेकेंड्स लेते हैं सिर्फ रिप्रोड्यूस करने में। रिप्रोड्यूस करने में, एक वायरस को रिप्रोड्यूस करने में और आगे अपने बच्चे बनाने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ और सिर्फ 70 सेकेंड्स। कहाँ इंसानों को बच्चे 9 मंथ्स लगते हैं, और कहाँ वायरसेस को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और 10 सेकेंड लगते हैं रिप्रोड्यूस करने में। क्लियर है बच्चों? सर ये यस। रिपीट कर दीजिए जरा, जी, ये क्या बात कह रिपीट कर। मैंने कहा है कि वायरस को सेल के अंदर आकर, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने में सिर्फ 70 सेकेंड्स लगते हैं, यानी अपने आगे नए ऑफस्प्रिंग्स बनाने में सिर्फ 70 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, अपनी न्यू जनरेशन स्टार्ट करने में सिर्फ 70 सेकेंड्स लगते हैं। और वायरस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? वायरस को हम ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। पैरासाइट कहते हैं। एक एक लफ्ज को तोड़ के जो है ना वो हम देखेंगे। उस्मान हैदर बच्चे, जिस बच्चे ने अभी हरकत की ना, मैंने उसको किक कर देना है। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट को बच्चों हम इस तरह देखेंगे कि पैरासाइट हम किसको कहते हैं? ठीक है, पैरासाइट हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो बेनिफिट लेते हैं और बदले में क्या करता है? टेक बेनिफिट इन टर्म, इन टर्न हार्म्स। यानी जो आपसे फायदा ले और बदले में आपको नुकसान पहुंचा दे, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। इंट्रा सेलुलर से मुराद है विद इन सेल, विद इन सेल। और ओब्लिगेट से मुराद है कि ये टोटली डिपेंडेंट होता है सेल के ऊपर, टोटली डिपेंडेंट ऑन सेल फॉर फूड, या जो बाकी का काम है उसके लिए टोटली डिपेंडेंट होते हैं सेल के ऊपर। क्लियर है?
तो ये मतलब होता है हमारे पास ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट का, कि ये जो वायरस होते हैं ये सेल के अंदर आते हैं, सेल से फायदा लेते हैं, सेल से खाना लेते हैं, सेल से शेल्टर लेते हैं, बदले में सेल को क्या कर देते हैं, बदले में सेल को जो है बच्चों नुकसान पहुंचा देते हैं। क्लियर है? इसलिए हम इनको ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट जो है वो कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है बच्चों इनका सर हमारे पास, जी जी, सर प्लीज ये ऑब्लिगेट इंटर सेल्यूलर पैरासाइट रिपीट कर दें। पैरासाइट से मुराद ये होता है कि जो आपको फायदा ले और बदले में नुकसान पहुंचा दे। इंट्रासेल्युलर से मुराद है सेल के अंदर, और ऑब्लिगेट का मुराद होता है जो सेल के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो। तो वायरस हमारे पास होस्ट सेल के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं, वो अंदर आते हैं, उससे फायदा लेते हैं, ठीक है, उसका खाना खाते हैं, उससे शेल्टर लेते हैं, बदले में उसको हार्म करते हैं, बदले में उस सेल को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट कहते हैं। ठीक है? जी सर। ठीक है। उसके बाद बच्चों लैग करते हैं, क्या चीज लैग करते हैं? मेटाबॉलिक मशीनरी। वायरसेस के पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। क्या होता है मेटाबॉलिक मशीनरी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है मेटाबॉलिक मशीनरी में, बताएं। ऊपर पढ़ के आए हैं कि बच्चों हमारा सारा मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा होता है? आपके ग्लाइकोलाइसिस, आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो कहाँ पे होती है? मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, बाकी क्रेब्स साइकिल और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मोस्ट मेटाबॉलिज्म आपका फैट्स का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊपर मैंने आपको बताया कि वायरसेस के पास ऑर्गेनेली होती नहीं, जब इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि इनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी बच्चों नहीं होती, ये लैग करती हैं मेटाबॉलिक मशीनरी के। ठीक है? तो इसी वजह से इनको सेल को, होस्ट सेल जो होता है उससे सारा का सारा खाना वगैरह और एनर्जी वगैरह जो है वो लेनी पड़ती है। ठीक है? होस्ट सेल से ये क्या लेते हैं फिर? एनर्जी वगैरह लेते हैं, क्योंकि अपना मेटाबॉलिज्म करके तो ये एनर्जी पैदा नहीं कर सकते, तो फिर इनको होस्ट सेल से जो है ना बच्चों वो एनर्जी जो है वो लेनी पड़ती है। क्लियर है? ठीक है। यस इसके सर। अलावा ये होस्ट सेल से जो उसका प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो भी लेते हैं। ठीक है? और उसके न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए को भी बच्चों जो है वो ये यूज करते हैं। प्रोटीन्स भी होस्ट सेल से लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड और आरएनए भी जो होता है ना बच्चों वो ये होस्ट सेल का जो है वो यूज करते हैं, और एनर्जी भी जो है वो होस्ट सेल से ही जो है ना बच्चों ये हमारे पास लेते हैं, क्योंकि खुद तो ये कुछ बना नहीं सकते। तो ये जो हमारे पास होस्ट सेल होगा उसी से ही जो है वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो हमारे पास लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इनका, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि वायरसेस जो होते हैं वो हमारे पास पैथोजन होते हैं। वायरसेस क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं। बच्चों पैथोजन क्या होता है? कोई भी ऐसा एजेंट डेट कैन कॉज डिजीज, उसको हम पैथोजन कहते हैं। डेट कैन कॉज डिजीज, कोई भी ऐसा पैथोजन जो डिजीज कॉज कर सकता है बच्चों, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम बच्चों पैथोजन का नाम देते हैं। तो वायरसेस जो है वो पैथोजन है। वायरसेस जो है वो हमारे पास बीमारियां कॉज करते हैं। कौन कौन सी बीमारियां? बच्चे ये जो आपको फ्लू लगता है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो ये करवा रहा होता है। फ्लू जो आप लोगों को लगता है, फ्लू जो आप लोगों को लगता है, इसके अलावा जो पोलियो होता है, ये जो पोलियो के कतरे पिलाने आते हैं, वो जो पोलियो एक बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? वो वायरस की वजह से होती है। ठीक है? इसके अलावा डेंगी, डेंगी फीवर, वो भी किसकी वजह से होता है? वायरस, डेंगी वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो स्वाइन फ्लू होता है, बर्ड फ्लू होता है, ये सारी की सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस, ये सारी की सारी बीमारियां बच्चे किसकी वजह से होती हैं? वायरसेस की वजह से। इसीलिए वायरसेस को बच्चों पैथोजन हमारे पास कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हमारा ये है कि वायरसेस एक्सक्रीशन नहीं करते। जैसे इंसान एक्सक्रीशन करते हैं ना, वेस्ट मटेरियल अपना बाहर निकालते हैं, प्लांट्स अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। आप लोगों ने पढ़े हुए हैं वो प्लांट्स के अंदर फिनोमिना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का। एनिमल्स बाहर निकालते हैं, बैक्टीरिया भी अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, लेकिन वायरसेस जो होते हैं ना वो डू नॉट एक्सक्रीट। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है कि कौन से ऐसे हमारे पास एजेंट्स हैं
जो एक्सक्रीशन नहीं करते। तो ह्यूमंस भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, फंजाई भी करते हैं, प्रोटिस्टा भी करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं। लेकिन वायरसेस हमारे पास एक्सक्रीट बच्चों नहीं करते। क्लियर है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इनका कि वायरसेस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं। वायरसेस आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती हैं। तो वायरसेस के ऊपर उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो वायरस, अगर आपको फ्लू हुआ है, डेंगू फीवर हुआ है, कोई भी हेपेटाइटिस वगैरह हुआ है, तो आपको उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का कुछ भी रोल नहीं होता वायरसेस को किल करने में। क्लियर है। उसके बाद जो इनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि वायरसेस को हम कहते हैं कि वायरसेस हमारे पास बॉर्डर लाइन पे होते हैं लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सेल पे। बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सेल। क्लियर है। क्यों बच्चे ऐसा क्यों कहा जाता है? यहां तक क्लियर है सारों को? यस सर। यस सर। किसी को कोई मसला? नहीं सर, ऑल क्लियर। क्लियर है। वायरसेस को Yes, क्यों sir. कहा जाता है कि वायरसेस बॉर्डर लाइन पे होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के? यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लिविंग थिंग्स, लिविंग चीजें क्या होती हैं उनके अंदर, कि हम उनको लिविंग थिंग कहें। और यहाँ पे हम लिखेंगे लिविंग करेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स। लिविंग करेक्टरिस्टिक्स बच्चे हमारे पास क्या होती हैं? लिविंग करेक्टरिस्टिक में सबसे पहली करेक्टरिस्टिक आती है कि इनके अंदर, इनके पास क्या होता है? ऑन जेनेटिक मटेरियल। इनके पास अपना बच्चों जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर है। दूसरी क्या होती है, देखिए जब इनके पास डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए के अंदर बच्चों क्या होता है? डीएनए के अंदर क्या है? क्या होता है डीएनए के अंदर? किससे मिलके बनता है डीएनए? न्यूक्लियोटाइड्स। ओ बच्चों, पहले जीन्स से। डीएनए क्या है? जीन्स की कलेक्शन है। सिंपल सी बात है। तो जब जीन्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं तो जीन्स की म्यूटेशन हो सकती है ना? म्यूटेशन पड़ा हुआ है ना? जी यस सर, हो सर। अमाइनो एसिड्स का जो है वो सीक्वेंस बदल जाना, म्यूटेशन उसको कहते हैं। तो जब जेनेटिक मटेरियल इनके पास है तो इनके अंदर हमारे पास म्यूटेशन भी हो सकती है बच्चों। क्या हो सकती है? अंडरगो म्यूटेशन। म्यूटेशन। और ये एक लिविंग थिंग का करेक्टरिस्टिक है। कभी देखे है किसी कुर्सी के अंदर म्यूटेशन हो रही हो? कुर्सी के अंदर पहली बात तो जीन्स ही नहीं होते। ठीक है। कभी देखे किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर म्यूटेशन हो रही हो? कभी सुने ऐसा लफज? हमेशा किसके अंदर होती है म्यूटेशन? लिविंग थिंग के अंदर म्यूटेशन होती है हमारे पास। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट, कैन रिप्रोड्यूस यूजिंग होस्ट सेल मेटाबॉलिक मशीनरी। चलें, ये अकेले रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इनको मेटाबॉलिक मशीनरी देंगे तब तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना। अब चाहे एक कुर्सी है, एक टेबल है जो नॉन लिविंग थिंग है, क्या अगर हम उसको मेटाबॉलिक मशीनरी पकड़ा दें, हम उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऐड कर दें, हम उसके अंदर बाकी चीजें ऐड कर दें, क्या वो फिर भी रिप्रोड्यूस कर सकती है? क्या एक कुर्सी रिप्रोड्यूस कर सकेगी अगर हम उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऐड कर दें, मेटाबॉलिक नो मशीनरी ऐड सर। कर दें? नहीं। नो सर। लेकिन चलें, ये हम कह तो रहे हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जब आप इनको मेटाबॉलिक मशीनरी देते हो तो ये रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं लिविंग थिंग जरूर हैं। क्लियर है बच्चों? जी सर। उसके बाद हम इनको बच्चों डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यूजिंग, हम इनको मार सकते हैं डिस्ट्रॉय यूजिंग यूवी रेज एंड केमिकल्स। क्या हम किसी चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, या चले हवा, हवा नॉन लिविंग थिंग है ना,
हम हवा के ऊपर केमिकल फेंकें, क्या हवा जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है? मैं हवा के अंदर यूवी रेडिएशंस मारूं, हवा ऊपर आसमान की तरफ यूवी रेडिएशंस नहीं मारना सर, शुरू कर दूं, क्या उसको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन वायरसेस जो हैं उनको जो क्या कहते हैं, फर्क पड़ता है। वायरसेस को क्या होता है, वायरस मर जाते हैं, यूवी रेडिएशन से, केमिकल से वायरस मर जाते हैं। तो ये किसका, लिविंग सेल जो होती हैं वो हमेशा आपने याद रखना है कि जो चीज लिविंग होती है ना, उसी के ऊपर केमिकल्स और यूवी रेडिएशंस का जो है वो इफेक्ट होता है। तो ये चौथा करेक्टरिस्टिक है जो हमें कह रहा है कि वायरस इज लिविंग है। ठीक है। पांचवा पांचवा करेक्टरिस्टिक इनका, लिविंग करेक्टरिस्टिक ये है कि ये डिफरेंट वैरायटीज में होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स में होते हैं। स्ट्रेन से क्या मुराद है, इनकी डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, टाइप्स होती हैं डिफरेंट। ठीक है, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, देखें कितनी टाइप्स हैं इनकी, वायरसेस की कितनी टाइप्स हैं। HIV वायरस जो रेट्रो वायरस होता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास हर्पस सिंप्लेक्स वायरस होता है, पर्वो वायरस, कितने स्ट्रेन्स हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमें कह रहे हैं कि ये लिविंग थिंग्स है। अब हम 5 पॉइंट्स देखते हैं जो कहते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, वो 5 पॉइंट्स सर, क्या है जी? एसटीडी में मतलब एसटीडी जो है वो वायरस में काउंट होगा? दोबारा बोलें, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। एसटीडी, एसटीडी जो होता है, एसटीडी वो STDs, वायरसेस में काउंट सेक्सुअली होगा? ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जी जी। जी जी, क्या हुआ है उसको? मैं कह रही हूँ कि वो वायरसेस में काउंट होगा। बच्चे वो वायरस की वजह से ही तो होता है। HIV STD, और HIV किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। HIV वायरस की वजह से होती है। और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। सर जो मेजर डिजीजेस हैं जैसे कैंसर हो गया वो नहीं नहीं, उसमें कैंसर तो हम रेज का म्यूटेशन, इस्तेमाल जीन्स करते हैं। म्यूटेशन की वजह से होती है, वो वायरस की वायरस, कुछ वायरस होते हैं जो कैंसर भी कॉज कराते हैं, लेकिन मोस्टली जो नॉर्मली जो कैंसर होता है वो वायरस की वजह से नहीं हो रहा होता, वो म्यूटेशन, जीन्स की म्यूटेशन आ जाती है, लेकिन वायरस भी कैंसर कॉज करा सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। पहला करेक्टरिस्टिक, नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक, बच्चों बच्चों को पता है, लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। इनके अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। सेलुलर स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई और साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई और ऑर्गेनेली नहीं होती है हमारे पास। ठीक है। दूसरा इनका नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक, बच्चों इनके पास इंजाइम्स नहीं होते, लैक इंजाइम्स। इंजाइम्स नहीं होंगे तो को इंजाइम्स भी नहीं होंगे, लैक इंजाइम्स एंड को इंजाइम्स। बच्चों तीसरा इनका करेक्टरिस्टिक्स, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, आप इनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। किसी भी लिविंग थिंग को आप क्रिस्टलाइज बच्चों नहीं कर सकते, आप उसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते, आप अपने सेल को प्यूरिफाई करके नहीं रख सकते, लेकिन आप वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो। ठीक है, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, और आप इनको स्टोर भी कर सकते हो। मुझे बताएं इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि देखें, हमने ना वायरस को प्यूरिफाई करके रख दिया, एक बोतल पकड़ी हमने, उसके अंदर वायरस को जो है वो पकड़ के रख दिया। दूसरी बोतल है मेरे पास, मैं आपको ना ये पॉइंट समझाता हूँ, इस मिसाल से आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये मेरे पास एक बोतल है बच्चों, ठीक है, ये मेरे पास एक बोतल है, ये मेरे पास दूसरी बोतल है। ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास दूसरी बोतल है। इस बोतल के अंदर मैंने रखा हुआ है वायरस, इस बोतल के अंदर क्या रखा हुआ है, वायरस। और इस बोतल के अंदर मैंने एक नॉर्मल सेल, अपना ह्यूमन सेल रखा हुआ है। मैंने अपने ह्यूमन सेल को स्टोर किया, वायरस को भी स्टोर किया। कल को जब मैं इस वायरस को निकाल के किसी बॉडी के अंदर, किसी होस्ट के अंदर डालूंगा, दूसरी तरफ मैं इस ह्यूमन सेल को निकाल के किसी होस्ट के अंदर डालूंगा, तो मुझे बताएं क्या वो ह्यूमन सेल मेरा जिंदा होगा, नो सर। मर गया होगा? अगर मैं उसको उस होस्ट के अंदर डालता हूं तो वो वहां पे जाके काम कर सकेगा कोई? क्या जिंदा हो सकेगा दोबारा? नहीं। मर गया होगा बच्चे वो तो।
आपका सेल जो है वो बाहर निकाल के रखें थोड़ी देर, वो मर जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में ये जो वायरस है, वायरस को मैंने रखा बोतल के अंदर, स्टोर किया, निकाल के होस्ट के अंदर डाला, वायरस तो सर उसी टाइम 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। तो इसको कहते हैं कि वायरसेस को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जब वापस निकालेंगे तो वो दोबारा से अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जो लिविंग चीज होती है, लिविंग सेल होता है, उसको आप क्रिस्टलाइज या स्टोर नहीं कर सकते, वो मर जाएगा, वो डेड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तीसरा इनका नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। सर समझ आई बात? जी जी। सर मैंने एक डिस्कवरी पढ़ी थी कि जो अंटार्कटिका में डीप अच्छा, वाटर आवाज या बहुत थोड़ी आ रही है आपकी, प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलें। सर मैं कह रही हूँ मैंने एक डिस्कवरी पढ़ी थी, जी जी। उसके अंदर जो है वो अंटार्कटिका जो है बहुत ठंडा इलाका, उसकी जो इंजाइम्स का बर्फ क्या? है वो उसको। सर मैंने डिस्कवरी पढ़ी थी उसमें अंटार्कटिका जो बहुत ठंडा इलाका है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। डिस्कवरी पढ़ी थी आपने एक, जिसके अंदर क्या हुआ था? सर उसमें उसमें बताया था कि जो अंटार्कटिका की आइस है उसको मेल्ट करके वो लोग जो मतलब डायनासोर्स की ज्यादातर चीजें वहीं से मिलती हैं। तो जी जो एनवायरनमेंट था, जो भी चीजें थी, जी वो जी उसको लैब के थ्रू जो है ना इसी तरह से डिस्कवर कर पा रहे थे आइस को मेल्ट कर करके। जी। तो उससे क्या हुआ? तो ये पूछ रही हूँ कि ये वाकई में पॉसिबल है जैसे आप वायरसेस का बता रहे हैं? वायरसेस का दोबारा से जनरेट होना, रिएक्टिव होना, ये बात पूछ रही हैं नहीं, आप? उन्होंने मतलब उसमें डिस्कवरी में था कि उन्होंने उसके जो उसमें वाटर बबल्स थे ना, जी जी उसके थ्रू वहाँ का एनवायरनमेंट किस टाइप का था जब डायनासोर्स थे और वो सब था, तो वो पता लगाया था कि इस तरह से था हवा में इस जी चीज जी। की उससे तो ज्यादा देखे ना, उससे तो पता चल सकता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स से तो आप पता चला सकते हैं। ठीक है। बल्कि डायनासोर्स की हड्डियों से भी आप लोगों ने एवोल्यूशन के अंदर पढ़ा होगा कि वो आप लोग उनके हड्डियों से और उनका सारा उससे उनकी एज डिटरमाइन कर सकते हैं, उनकी जो है वो तब की इन्वायरमेंट जो है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी इन्हीं चीज़ों से जो है वो हमने डिटरमाइन की थी। ये वायरस वगैरह का उसमें ऐसे कोई रोल नहीं आता। अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। चौथा नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का बच्चों, कि ये हमारे पास रेस्पायर नहीं करते। रेस्पिरेशन कभी वायरस को सांस लेते हुए सुने? कभी सुने वायरस सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर लेके जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है? कभी सुने? नाइट्रोजन जो है वो नाक से निकालता है, ऑक्सीजन मुंह से निकालता है? कभी सुना है ये बात? सुनिए ये, कभी भी नहीं सुनी। नो तो सर। वायरस ही जो है वो रेस्पिरेशन नहीं करते। तो ये भी जो लिविंग थिंग होती है उसमें तो रेस्पिरेशन हमें जरूरी होती है। सा ऑक्सीजन तो जो है उसको अंदर लेके आना, उससे एनर्जी हासिल करना, ये तो जरूरी होता है। लेकिन वायरसेस तो रेस्पायर करते ही नहीं, रेस्पिरेशन करते ही नहीं। तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है इनका। ठीक है। और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं होती। नो एनर्जी ऑफ देयर ओन। किसकी एनर्जी यूज करते हैं ये? होस्ट सेल की। यूज यूज एनर्जी ऑफ होस्ट। तो ये पांच फीचर्स हैं। पांच फीचर्स कहते हैं कि हमारे पास वायरस को लिविंग होना चाहिए। पांच फीचर्स कहते हैं कि नॉन लिविंग होना चाहिए। कोई भी इसमें से एक फीचर हमें ये प्रॉपरली नहीं कह सकता कि यार इनको आप लिविंग कंसीडर करो, क्योंकि उसके मुकाबले में दूसरा फीचर आके कह देता है कि नहीं आप इसको नॉन लिविंग कंसीडर करो। तो ये डिबेट जो है ना बच्चों अभी तक चल रही है कि वायरसेस आया कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बॉर्डर लाइन पे हैं। हम अगर इनको नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे तो ये जो पांच फीचर्स हैं ये किधर जाएंगे? मसला आएगा ना। तो इस वजह से हम बॉर्डर लाइन पे कहते हैं वायरसेस को। एक पॉइंट आपने ये याद रखने हैं कि किसी भी किंगडम के अंदर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, उसमें वायरस को नहीं रखा गया। किंगडम्स आर नॉट प्लेस्ड इन 5, सॉरी, वायरसेस आर नॉट प्लेस्ड इन एनी 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स है ना आपके पास, Yes. उनमें से किसी किंगडम के अंदर भी जो है वो वायरस को हमारे पास नहीं रखा गया बच्चों। क्लियर है? सर यस। लास्ट एनर्जी वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। कौन सा वाला? सर एनर्जी वाला कि इनके पास सर वो एनर्जी क्या वायरस बताया। के पास ही ना, देखिए मेटाबॉलिज्म ही नहीं है। मेटाबॉलिज्म ही नहीं है।
कोई एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली चीज ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, एनर्जी कहाँ से आएगी, कहीं से भी नहीं। तो होस्ट की एनर्जी लेके जो है उसको ये यूज करेंगे हमारे पास, ठीक है। सर जब ये वायरस किसी बैक्टीरियोफेज पे अटैच होता है तो बच्चे उसकी डीएनए बैक्टीरियोफेज की खुद एक वायरस है। जी हाँ सर, वो जब बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया होता है उसके जी अंदर अपना डीएनए इंजेक्ट करता है सर, जी। वो फिर तभी तो उसको एनर्जी चाहिए होगी ना उसकी मूवमेंट के लिए। तो सर वो एनर्जी। कौन देखें, वायरस खुद मूव कर ही नहीं सकता, आपको किसने कहा वायरस मूव करता है? सर बैक्टीरियोफेज आके अटैच होता है ना। बैक्टीरियोफेज आके अटैच होता है, किस तरह अटैच होता है, आपने जो है वो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया खुद उसके पास जाता है। बैक्टीरिया जा रहा होगा, बैक्टीरियोफेज उसको रास्ते में मिलेगा, वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है। आप बैठे हुए हैं, देखें आपके सामने एक बंदा है, वो उसको वायरस, कोई वायरल फ्लू हुआ हुआ है। ठीक है। लाहौर में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको वायरल फ्लू है। क्या वो वायरस वहां से चल के आपके पास इस्लामाबाद में आ सकता है? खुद ब खुद नहीं। कोरोना में क्यों कहा गया था कि आप लोगों ने जो है वो छींक नहीं मारनी किसी दूसरे के सामने? वो हवा जो है वो वायरस को ट्रेवल करके लेके आती है, हवा जो है वो वायरस को पकड़ के लेके आके आपकी बॉडी के अंदर लेके जाती है। ठीक है। आप किसी से सलाम लेते हैं, उसके हाथ के वायरस आपके हाथ पे आके जुड़ते हैं। वायरस खुद ट्रेवल करके कहीं जा ही नहीं सकता बच्चे, वो तो मरी हुई चीज है। ठीक है। समझ आइए ये बात। बैक्टीरिया जा रहा होगा किसी ना किसी तरीके से, कोई किसी ने फेंक दिया वायरस को बैक्टीरिया के ऊपर, तब जाके वो उसके साथ जुड़ेगा। नॉर्मल वायरस खुद मूव करके जाके किसी चीज के साथ नहीं बाइंड करता। समझ आई बात? आई ओके सर। बच्चे? बात यहाँ तक बात समझ आई है बात कि नहीं? जी सर। आ गई ना? ओके। आगे शुरू करें। यस सर। अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। के पास एनर्जी नहीं है, वो तो डेड चीज है, डेड चीज बच्चों कैसे मूव कर सकेगी? हाँ, अब आपके जहन में ये सवाल आता है कि सर वो बैक्टीरिया के ऊपर फिर जाके कैसे अटैक करते हैं? तो बच्चे, कोई दूसरी चीज उसको उस तक लेके जाएगी, वो खुद नहीं जाएगा। हो सकता है हवा पकड़ के वायरस को बैक्टीरिया तक ले जाए, या बैक्टीरिया खुद चलता हुआ आता हुआ वायरस के साथ आगे जुड़ जाए। वायरस खुद मूव कभी भी नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? डेड चीज हमेशा कभी भी जो है वो मूव नहीं करती। समझ आ गई? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो याद रखना बच्चों, वायरस के स्ट्रक्चर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो दो चीजें क्या हैं? एक उसका होता है बच्चों कोट, और दूसरा होता है उसका कोर। कोट से मुराद है उसके बाहर वाला सरफेस, आउटर सरफेस। और कोर से मुराद है इनर सरफेस। अब वायरस का स्ट्रक्चर समझाने के लिए बच्चों, जो वायरस मैं आपके सामने लेके आऊंगा ना, उसमें सबसे बेहतरीन वायरस जो आप जिसको कहते हैं ना, वो हमारे पास HIV का वायरस है। HIV के वायरस से बच्चों, आप जब मैं उसकी डायग्राम अभी बनाऊंगा ना, तो उससे आपको इसका वायरस का स्ट्रक्चर सबसे अच्छी तरह जो है ना वो एक्सप्लेन होगा। बाकी किसी भी वायरस के स्ट्रक्चर से आपको इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं होगा। तो मैं HIV वायरस का जो है ना वो आपके सामने स्ट्रक्चर जो है ना बच्चों बनाने लगा हूं। तो HIV वायरस में सबसे पहले दरमियान में ये हमारे पास आ जाएगा उसका कोर। और कोर को सराउंड जो चीज करती है उसको हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड। इस कोर के बाहर हमारे पास एक इन्वेलप होता है। क्या होता है? एक इन्वेलप होता है। और इस इन्वेलप के ऊपर बच्चों हमारे पास छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं। क्या होती है हमारे पास? छोटी छोटी स्पाइक्स होती हैं। ठीक है। ये मेरे पास कैप्सिड अंदर आ गया, बाहर जो है वो मैं इन्वेलप बनाने लगा हूं। गौर से देखिएगा बच्चों, मैं इन्वेलप किस चीज का बनाऊंगा। थोड़ा सा मैं खुद हाथ से बना रहा हूँ इसकी डायग्राम, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको कोई प्रिंटेड डायग्राम दिखाता तो शायद आप लोगों को वो इतनी अच्छी तरह जो है वो उसके अंदर से पॉइंट्स क्लियर नहीं होने थे। तो मैंने कहा कि मैं हाथ से बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरह जो है वो देखते हुए समझ आए कि सर आप क्या बना रहे हैं ये। ठीक है। अगर मैं इसकी हाफ डायग्राम अभी बनाता हूँ, ये देखें। महीन बच्चे, ये क्या कर रही हैं आप?
कभी पहले आपने इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देखे जिसमें इस तरह की हमारे पास जो है वो हो? देखा है बच्चों कभी इस तरह का पहले? नो। इस तरह का नो देखा है सर। पहले कभी? नहीं ना देखा? इस तरह का स्ट्रक्चर देखा है पहले कभी? देखा है बच्चों, आप लोगों ने कहा नहीं देखा? लिपिड बाइलेयर नहीं पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन, उसका भी स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं होता? फोस्फोलिपिड जो होती है बाइलेयर। जी सर, इसी तरह का होता है। तो इसका ये जो बाहर इन्वेलप है ना बच्चों, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर की तरह का होता है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसको सेल मेम्ब्रेन से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं कर देना। ये हमारे पास इन्वेलप होता है इसका। ये क्या होता है बच्चों? इन्वेलप इन्वेलप। होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। तो कंफ्यूज नहीं करना। ये मेरे पास आ गया बच्चों इसका इन्वेलप। सर वायरस जी अपनी शेप मेंटेन कर सकते हैं? जी। सर वायरस अपनी शेप मेंटेन कर सकते डिफरेंट, हर वायरस के लिए डिफरेंट है ये बात। ठीक है। तो ये मेरे पास अंदर था बच्चों ये कैप्सिड। ये क्या था? कैप्सिड। ये बाहर आ गया मेरे पास इसका इन्वेलप। क्या आ गया बच्चों? इन्वेलप। और इन्वेलप से बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, ऐसे मेरे पास कुछ स्पाइक्स होती हैं जो ऐसे बाहर की तरफ जो है ना वो ऐसे निकली होती हैं स्पाइक्स। बालों की स्पाइक्स बनाते हैं ना आप, उसी तरह कुछ जो है वो इस तरह की स्पाइक्स इसके अंदर से बाहर निकली होती हैं। ऐसे स्पाइक्स बाहर निकली होती हैं इनकी, इससे इनवेलप से ना। तो तीन चीजें अभी तक हम देख चुके हैं। एक हम देख चुके हैं इसके अंदर कैप्सिड बच्चों, दूसरा हम देख चुके हैं इसके अंदर इन्वेलप, और तीसरा हम उस इन्वेलप से निकलने वाली जो स्पाइक्स हैं उसको बच्चों जो है वो हम देख चुके हैं। ठीक है। ये मेरे पास क्या है बच्चों? ये मेरे पास स्पाइक्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास बच्चों स्पाइक्स हैं। क्लियर है? अब ये जो कैप्सिड है ना, कैप्सिड, ये जो तीन चीजें हैं ना बच्चों, ये तीन चीजें ये कहलाती हैं इसका कोट, इसकी कवरिंग कहलाती हैं। ये तीन चीजें इसका क्या कहलाती हैं बच्चों? कोट कहलाती हैं, या कवरिंग आप कह दें। ठीक है, दो पार्ट्स पढ़े थे ना हमने वायरस के, एक होता है कोट, एक होता है कोर। अब मैं इनर पार्ट जो है ना बच्चों वो बनाने लगा हूं। ठीक है। इनर पार्ट में सबसे पहले बच्चों इसका दरमियान में जो है वो डीएनए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डीएनए। ये डीएनए जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है। डीएनए के अलावा बच्चों इसके अंदर जो है वो हमारे पास इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? मैं दो जो है वो आपके सामने इंजाइम बनाने लगा हूँ, एक ये वाला और एक इस तरह करके जो है वो मैं बनाने लगा हूँ। ठीक है। ये वाला जो इंजाइम है ना बच्चों, ये वाला इंजाइम, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का आप सारों को फंक्शन पता है, ये क्या करता है? क्या करता है? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। आरएनए को डीएनए में बच्चों कन्वर्ट करता है। आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। ये जो ये वाली प्रोटीन है बच्चों, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेस। इंटीग्रेस प्रोटीन का नाम सुने आपने आज तक बच्चों? सुने नाम? जी। क्या करता है इंटीग्रेस प्रोटीन? इंटीग्रेस प्रोटीन डीएनए को इंटीग्रेट करता है। ये एचआईवी के मैं टॉपिक के अंदर ना आपको बताऊंगा कि ये इंटीग्रेज एंजाइम क्या कर रहा होता है। ये इंटीग्रेज एंजाइम इस वायरस के डीएनए को, जो होस्ट का डीएनए है ना उसके अंदर इंटीग्रेट करता है, उसके अंदर जाके लगाता है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और इस प्रोटीन को मैं कहता हूँ, ये वाली प्रोटीन को या इंजाइम को मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास प्रोटीएज इंजाइम है। ये प्रोटीएज इंजाइम क्या करता है? ये प्रोटीएज इंजाइम प्रोटीन्स को तोड़ता है। ब्रेक, ब्रेक प्रोटीन्स। सर स्लाइड थोड़ा नीचे करेंगे। एक मिनट बच्चे, पहले मैं ये पढ़ा लूं फिर मैं करता हूँ। ब्रेक प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को तोड़ेगा। और इसके अलावा कुछ और भी एसेसरी प्रोटीन्स होती हैं, उनका हमने जिक्र जो है वो नहीं करना। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, ये हमारे पास जो डीएनए, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, इनको बच्चों जो है वो हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कोर, इनर पार्ट ऑफ द वायरस। ठीक है। एक चीज एक्स्ट्रा मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्वेलप है ना, इन्वेलप के अंदर वाली साइड पे हमारे पास इस तरह की एक लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? इस तरह की एक लेयर प्रेजेंट होती है।
और इस लेयर को बच्चों हम जो है ना मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को बच्चों हम मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। क्लियर है? तो बच्चों हमने क्या क्या देखा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं। आउटर साइड पे कोट कौन कौन चीजें बनाती हैं? दो चीजें आपके पास बच्चों इसका कोट बनाती हैं। और वो दो चीजें हमारे पास क्या है? वो दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो है कैप्सिड और दूसरी चीज है हमारे पास इनवेलप। स्पाइक को इसलिए नहीं मैं कह रहा क्योंकि स्पाइक जो होती है ना वो हमारे पास इनवेलप का ही पार्ट होती हैं, तो वो मैं उसके अंदर ही जो है ना वो कंसीडर कर रहा हूँ। और कोर को देखा जाए, कोर को, तो कोर में बच्चों हमारे पास कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं। एक तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, वो आया कि डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा वायरस है हमारे पास। और दूसरा इसके अंदर बच्चों इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। क्या प्रेजेंट होते हैं? इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, या प्रोटीन्स जो है वो इसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है? तो ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम। क्लियर है बच्चों यहां तक? लेकिन सर यस अभी तो सर। बोल रहा था कि जी एंजाइम के लिए प्रोटीन्स नहीं होती। क्या? ओ एंजाइम, अभी ऊपर आपने कहा ना कि वायरस के अंदर एंजाइम नहीं होती। किसने कहा इंजाइम्स नहीं होते हैं? बच्चे देखें मेरी बात सुने। ये इंजाइम जो है ना, ये इसके अंदर रह के, ये जो बिल्कुल सही बात है, मुझे आपकी समझ आ गई है। मैंने ऊपर जो पॉइंट लिखा था, शाबाश आपने कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके जो है वो लिखता हूँ, इंजाइम सिस्टम। सिस्टम लिखता हूं मैं यहाँ पे। मुराद ये है कि जब ये देखें, ये जो इंजाइम इसके अंदर तीन पड़े हुए हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज या इंटीग्रेज जो मैंने बताया है। अगर सेल, ये वाला जो वायरस है, ये बाहर डेड पड़ा हो, नॉन लिविंग फॉर्म में पड़ा हो, किसी होस्ट के अंदर नहीं है ये, तो मुझे बताएं इन तीन इंजाइम का कोई काम है इसके अंदर अभी? नो सर। नहीं काम। इनका काम कब शुरू होगा? जब वायरस जो है वो हमारे पास किसी होस्ट के अंदर जाएगा। ठीक है? किधर जाएगा? होस्ट के अंदर जाएगा। ठीक है? अच्छा, जो मैंने वो बात की है ना, वो बात मैंने सिस्टम का लफज मैं लिखना भूल गया था। वो सिस्टम, इससे मुराद ये है, इंजाइम सिस्टम से मुराद ये है कि देखें जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि देखें, ग्लूकोज टूटता है, सॉरी, ग्लूकोज आगे कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट के अंदर। किसके अंदर चेंज होता है बच्चों? ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट के अंदर। कौन करवाता है? डिहाइड्रोजिनेज। हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज तो जो है वो इसके उलट करवा रहा होता है बच्चों, कल भी मैंने बताया था। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो ये करवा रहा होता है, ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट के अंदर जो है वो ये कन्वर्ट करवा रहा होता है। मुझे बताएं कि अगर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता, या पूरा जो आगे एक एंजाइम सिस्टम चलना है, ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट से आगे जो है वो आइसोमरेज इसको फ्रुक्टोज सिक्स फोस्फेट में कन्वर्ट करवाता है। फ्रुक्टोज सिक्स फोस्फेट जो है वो आगे बच्चों 1,3,1,6 में जो चेंज होता है, आगे वो पायरोवेट में चेंज होता है, पायरोवेट क्रेब साइकिल के अंदर जाता है, क्रेब साइकिल में पूरे एंजाइम्स जो है वो सर्कुलेट होते हैं, वो पूरा बनता है, सक्सिनेट बनता है, फॉर्म फ्यूमारेट बनता है, सारा कुछ सारा कुछ, सारे एंजाइम। अगर वो इंजाइम जिसके अंदर प्रेजेंट होते, ये पूरा इंजाइम का सिस्टम अगर इसके अंदर प्रेजेंट होता वायरस के अंदर, तब तो वो अपना मेटाबॉलिज्म खुद कर सकता था ना। ग्लूकोज लेता वो सिंपल, इन इंजाइम्स की मदद से, इन इंजाइम सिस्टम की मदद से उसको तोड़ देता। लेकिन ये वाला इंजाइम सिस्टम इसके अंदर बच्चों नहीं प्रेजेंट। क्लियर है? इसके अंदर इंजाइम्स तो प्रेजेंट है, लेकिन इंजाइम का जो सिस्टम होता है पूरा का पूरा, इंजाइम सिस्टम से मुराद ये है कि वो सारे के सारे इंजाइम जो एक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के अंदर जितने भी इंजाइम सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, उनको हम इंजाइम सिस्टम कहेंगे। उसके अंदर डिहाइड्रोजिनेजेस आ जाते हैं, कार्बोक्सिलेजेस आ जाते हैं, ठीक है, हेक्सोकाइनेजेस आ जाते हैं। वो ये वाले अगर इंजाइम सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता तो फिर हम इसको लिविंग कंसीडर करते, ये ग्लूकोज को पकड़ता, उसको खुद ही जो है वो तोड़ देता। लेकिन इंजाइम सिस्टम इनके अंदर जो है वो बच्चों प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है? क्या नहीं प्रेजेंट होता? इंजाइम सिस्टम। ठीक है? समझ आई है बात यहां तक कि नहीं? जी सर। यस किसके? सर। बाकी सारे बच्चों को आ गई है? जी सर, आगे। आ गई सर है ना? लेकिन जी जी। हमारी बुक में तो हमारी बुक में तो ये लिखा हुआ है ना कि हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में।
अपनी बुक के लेवल पे नहीं, लेकिन मैं आगे आगे की डिटेल बता रहा था, ठीक है। ये डिहाइड्रोजिनेजेस और हेक्सोकाइनेज जो होते हैं ना बच्चों, यही इसी इन स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। डिहाइड्रोजिनेजेस जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करवा रहा होता है। हेक्सोकाइनेज जो है वो वापस उसको जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवा रहा होता है। तो अगर आपकी बुक ने इस तरह लिखा है तो आप उसको उसी तरह ही जो है वो कर लें। मैं आपको एमबीबीएस के लेवल पे जो है ना वो वाली बात बता रहा था, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस सर जी। कि इन वायरसेस के अंदर दो तीन इंजाइम्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन इंजाइम सिस्टम नहीं प्रेजेंट। इंजाइम सिस्टम से मुराद होता है वो सारे के सारे इंजाइम्स जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को करवा रहे हो, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो सारे इंजाइम्स हैं उनको हम इंजाइम सिस्टम कहते हैं। वायरसेस के अंदर इंजाइम सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, इस वजह से उस वो अपना मेटाबॉलिज्म नहीं करवा सकता। आप जितनी मर्जी ग्लूकोज वायरस को दे दो वो उसको तोड़ के उससे एनर्जी पैदा नहीं कर सकता। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जहां जी तक सर। क्लियर है? जी सर। अच्छा, ये जो कोर प्रोटीन है ना, कोर प्रोटीन, इसका क्या काम होता है बच्चों? इस कोर प्रोटीन का काम होता है कि ये वायरस को फैसिलिटेट करता है अपने एक्शन करवाने में। किसी चीज के साथ अगर जाके फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करना है वायरस ने, तो ये जो कोट है, ये कैप्सिड और इन्वेलप, ये इसकी मदद करते हैं कि ये बैक्टीरिया के पास जाए और उसके ऊपर अटैक करके, सॉरी, बैक्टीरिया इसके पास है, मैं फिर वो बोलने लगा था, गलत बोलने लगा था। अगर बैक्टीरिया को इसके पास आता है और इसके साथ आके जो है वो कांटेक्ट में आता है, इन कांटेक्ट में आता है, तो वायरस का ये जो कैप्सिड और इन्वेलप है, ये वायरस को फैसिलिटेट करता है कि उसके साथ अच्छी तरह जो है वो बाइंड कर जाए और अपना जो डीएनए है वो उसके अंदर इंजेक्ट कर जाए। तो कैप्सिड और इन्वेलप जो होता है ना वो फैसिलिटेट करता है बाइंडिंग ऑफ वायरस, फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ वायरस टू होस्ट सेल। अगेन मैं कह रहा हूं कि वायरस खुद मूव करके नहीं जाता। जब इसके साथ कोई चीज आके लगती है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आके इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, या कोई और चीज जिसके ऊपर इसने अटैक करना है, कोई और सेल इसके साथ आके जुड़ेगा, तो ये जो कैप्सिड और इन्वेलप है ना, ये उसको जोर से पकड़ लेंगे, उसके साथ एडहेशन कर लेंगे, और जो इसका जीनोम होता है, जो डीएनए, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, या जो कोर पार्ट है, उसको उस होस्ट सेल के अंदर बच्चों इंजेक्ट कर देंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जी सर। यस सर। किसी को समझ ना आई हो? सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दे। कौन सी वाली? सर बाइंडिंग। देखें, ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ये उसके अंदर प्लाज्मिड है, ये उसका जो है वो डीएनए ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है एक बैक्टीरियोफेज है। ये मेरे पास क्या है यहाँ पे मेरे पास बच्चों एक बैक्टीरियोफेज है, ये उसके अंदर उसका डीएनए है। अब ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरियोफेज ने इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करना है, ठीक है। तो जब कभी क्या होगा कि ये बैक्टीरिया कभी भी मूव करता करता या आता आता हमारे पास इस वायरस के साथ इन कांटेक्ट में आएगा, इस बैक्टीरियोफेज के साथ इन कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा कि ये जो इसका यहाँ पे ये जो इन्वेलप है, क्या है बच्चों, ये जो इसका इन्वेलप है, और इस इन्वेलप के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे ऐसे कैप्सिड प्रेजेंट होगा, ये देखें, ये ऐसे कैप्सिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कैप्सिड, ये अंदर वाली साइड पे कैप्सिड, और ये बाहर वाली साइड पे हमारे पास इन्वेलप। ये इन्वेलप और कैप्सिड जो है ना, ये इस बैक्टीरियोफेज को इस बैक्टीरिया के साथ अच्छी तरह बाइंड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ये ऐसे इसको पकड़ के जो है ना, इसके साथ जो है बच्चों ऐसे इसको जोड़ देंगे अच्छी तरह, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि जो इसका जो डीएनए है वो अंदर जो है वो हमारे पास इंजेक्ट कर देंगे। यह बात समझ आइए? इसका जो कोर पार्ट है, इसके जो इंजाइम्स हैं, इसका जो डीएनए है, वो अंदर की तरफ इंजेक्ट कर देंगे। तो ये फैसिलिटेट कर रहे होते हैं वायरस की बैक्टीरिया के साथ या किसी भी होस्ट सेल के साथ बाइंडिंग को। समझ आ गई बात अब बच्चे? यस सर, थैंक यू सो किसी और को कोई मसला बच्चे यहाँ तक? किसी और को बच्चे कोई मसला? सर। जी जी। सर ये वायरस जो होते हैं ये अपने डीएनए जो है ना उसको उसमें म्यूटेशन कर देते हैं।
जी जिसकी वजह से कि ये इनका इफेक्ट ज्यादा डाइवर्स होता है। सर इस तरह जी की जी। म्यूटेशन क्यों नहीं करते कि इनका इफेक्ट उसी ऑर्गेनिज्म पे कम हो जाए? हो सकता है, होती होंगी ऐसी म्यूटेशंस। देखे ना, कुछ भी पॉसिबल है। इनके अंदर भी कुछ इस तरह की म्यूटेशंस आती होंगी वायरस, जो म्यूटेशंस इनको खुद ही मार देती होंगी। ठीक है, बल्कि होती हैं इस तरह की म्यूटेशंस। म्यूटेशंस तो देखे ना, म्यूटेशंस ने वायरस से थोड़ा पूछ के होना है कि मैं अब जो है वो तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज करने लगी हूँ। कुछ ऐसी भी म्यूटेशंस हो सकती हैं जो उसका फंक्शन डिक्रीज कर दें। समझ आई बात? ओके सर। कुछ ये जो आप मेडिसिन खाते हैं, या ये जो आप कीमोथेरेपी, ये जो क्या कहते हैं, कुछ इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं या ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसके अंदर यही किया जाता है कि जो वायरस का डीएनए या आरएनए है ना, उसको खराब किया जाता है। और जब वो खराब होता है तो वो वायरस जो है वो किल हो जाता है, वो मर जाता है, वो सही तरह काम नहीं कर पाएगा तो वो मर जाएगा। समझ रही बात? उसके अंदर म्यूटेशंस लाई जाती हैं वायरस के डीएनए के अंदर, ऐसी म्यूटेशंस के जिसकी वजह से वायरस जो है वो मर जाए हमारे पास। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चे, ये जो एक छोटी सी बात इसके स्ट्रक्चर के अंदर लाई गई है, और वो छोटी सी बात क्या है कि ये जो कैप्सिड है ना, कैप्सिड हमारे पास, ये कैप्सिड हमारे पास बना होता है मेड अप ऑफ छोटे छोटे यूनिट्स, कैप्सोमेर। मेड अप ऑफ, जी जी। सर वायरस, ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये तो टेल फाइबर्स के थ्रू नहीं अटैच होता बैक्टीरिया की सरफेस पे? टेल फाइबर के जरिए, देखिए मैं आपको बेसिकली वो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि इनवेलप लाजमी तो नहीं चले, ये जो बैक्टीरिया फेज है सिर्फ ये टेल फाइबर के जरिए अटैच होगा। ये जो मेरे पास HIV है ये तो इसी के जरिए अटैच होगा ना। मैं आपको वो प्रोसेस समझाना चाह रहा था कि इनवेलप और कैप्सिड किस तरह फैसिलिटेट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा था कि होती है ऐसे है। समझ रही बात? ओके यस सर। ठीक है, मैं असल में समझाना चाह रहा था कि उसमें भी वो जो टेल देखे ना, मैं आपको ये बात बताता हूँ। ये जो टेल है उसकी, ये जो बैक्टीरिया फेज की टेल है, ये मेरे पास बैक्टीरिया फेज है, टेल है। टेल के ऊपर भी तो बच्चों ये इन्वेलप होगा ना, ये होगा ना इन्वेलप। यस सर। तो वो इन्वेलप मैं असल में आपको जरा उसको क्या कहते हैं, माइक्रो क्या कहते हैं उसको, मैग्नीफाई करके समझाना चाह रहा था कि किस तरह ये हमारे पास हेल्प करते हैं। वो जब आएगा बैक्टीरियोफेज का टॉपिक, अगर PMDC के सिलेबस में नहीं है, अगर हमें टाइम मिला तो हम पढ़ेंगे। तो उसमें मैं आपको टेल्स के जरिए ये अटैच करके दिखाऊंगा। अभी मेरा मकसद था समझाना जरा उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है। ओके सर। यस सर। मेड अप ऑफ थैंक यू। स्मॉल सब यूनिट्स, और उन सब यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमेर। क्या कहते हैं? कैप्सोमेर। यानी इसका मतलब ये है कि ये अगर मेरे पास एक कैप्सिड है बच्चों, तो इस कैप्सिड के अंदर छोटे छोटे ना ऐसे सब यूनिट्स होते हैं। ये देखो, ये ऐसे छोटे छोटे सब यूनिट्स के मिलने से जो है ना, ये कैप्सिड बच्चों हमारे पास जो है वो बनता है। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो सब यूनिट्स हैं, इन छोटे छोटे सब यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? कैप्सो, क्या कहते हैं इनको? कैप्सोमेयर। और इस कैप्सोमेयर की सबसे खास बात बच्चों क्या है? वो खास बात ये है कि जो नंबर ऑफ कैप्सोमेयर है ना, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स इन अ वायरस, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स इन अ वायरस, वो उसकी स्पेशलिटी होते हैं, वो उसकी आइडेंटिटी होते हैं, वो उसकी करेक्टरिस्टिक होते हैं। वो उसकी क्या होते हैं? वो उसकी करेक्टरिस्टिक होते हैं, वो उसकी आइडेंटिटी होते हैं। जैसे आप लोगों के घर की आइडेंटिटी क्या है? कोई ना कोई नंबर होता है ना आप लोगों के घर का। जैसे क्या कहते हैं, 123D ब्लॉक, ऐसे होता है ना, एक नंबर होता है घर का। तो वो आप लोगों की आइडेंटिटी होता है। इस तरह एक वायरस के अंदर जितने नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स होते हैं ना, वो उस वायरस की आइडेंटिटी होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे, मेरे पास एक वायरस है, वो आपसे MCQs पूछे कि मेरे पास एक वायरस है, उसके अंदर 162 कैप्सोमेयर है। कितने कैप्सोमेयर है उसके कैप्सिड के अंदर? 162 कैप्सोमेयर है। तो आप लोगों को फौरन याद आ जाना चाहिए कि सर ये मेरे पास कौन सा वायरस है? ये मेरे पास हर्पस सिंप्लेक्स वायरस है। कौन सा वायरस है? हर्पस सिंप्लेक्स वायरस है। वो आपको कहे कि मेरे पास एक वायरस है जो, जिसके अंदर 252 कैप्सोमेयर हैं। जिसके अंदर कितने कैप्सोमेयर हैं? 252 कैप्सोमेयर हैं।
मुझे बताएं ये कौन सा वायरस होगा। तो आप कहेंगे सर ये मेरे पास एडिनो वायरस है। एडिनो। अगर वो आपसे कहे कि मेरे पास एक वायरस है और उसके अंदर जो है वो 100 कैप्सोमेर है, तो कौन सा होगा? HIV के अंदर कितने पढ़े हैं आप लोगों ने? 100। 100, शाबाश। मोस्टली यही एमसीक्यूज आपसे पूछेगा। HIV आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो ये लाजमी याद कीजिएगा कि एप्सोमेर जो HIV होता है उसके कैप्सोमेर के अंदर बच्चों कितने वायरस होते हैं, सॉरी कितने कैप्सोमेर होते हैं? 100। 100 होते हैं। क्लियर है? तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके सामने जो है वो लिख दिए हैं। आप लोगों ने इनको अच्छी तरह जो है वो याद रखना है। क्लियर है कि इनके वो जो है वो क्या कहते हैं, कितने कितने कैप्सोमेयर्स होते हैं हर वायरस के। क्लियर है? जी सर। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने बचपन से ये बात पढ़ते आ रही है कि ये जो इन्वेलप है, इन्वेलप की थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक अगर मैं आपको बता दूं इस इन्वेलप की, तो पहली बात ये किससे मिलके बना हुआ है? ये हमारे पास फोस्फोलिपिड से जो है वो बना हुआ है। ये हमारे पास क्या बना हुआ है? फोस्फोलिपिड से जो है बच्चों ये हमारे पास बना होता है। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास कहाँ से ड्राइव करता है? क्या ये वायरस का अपना इन्वेलप होता है, वो साथ लेके आता है जब वो पैदा होता है, जनरेट होता है, या बाद में वो इसको अपने ऊपर जो है वो पहनता है? बताएं जरा। सर ये बाद में जो है इसको ड्राइव करता है, अपने ऊपर पहनता है। ये होस्ट सेल से जो है ना ड्राइव करता है इसको, होस्ट से जो है वो अपने इन्वेलप को जो है ना वो ये लेता है। ठीक है। ये होस्ट अगर पैदा होते साथ ये किसी होस्ट में चला गया हो, तो ये उस होस्ट से जो है वो अपना इन्वेलप जो है वो ड्राइव करता है। क्लियर है? होस्ट। और मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर क्या होता है, फोस्फोलिपिड। तो मुझे बताएं कि ये होस्ट के कौन से पार्ट से जो है इसको ड्राइव करेगा? एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, देखिए इस तरह पढ़े जरा उसको। माइटोकॉन्ड्रिया। ओ बच्चे, ओ बच्चे, फोस्फोलिपिड किस में प्रेजेंट होते हैं? सेल के कौन से सेल पार्ट मेम्ब्रेन। में? सॉरी सॉरी सर। सेल मेम्ब्रेन से। तो देखें इस सेल मेम्ब्रेन। तरह उसको थोड़ा सा जो है वो लिंक करके पढ़ा करें। तो ये होस्ट के कौन से पार्ट से जो है वो इसको ड्राइव करेगा, इन्वेलप को? सेल मेम्ब्रेन से जो है वो हमारे पास ड्राइव करेगा। क्लियर है? जी सर। जिन वायरसेस के ने जो है, जिन वायरसेस के अंदर हमारे पास इन्वेलप नहीं होता, नो इन्वेलप, जिन वायरस के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, इन्वेलप नहीं होता, नो इन्वेलप इन वायरसेस, उन वायरसेस को हम कहते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। क्या कहते हैं उनको? नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। वायरस। क्लियर है? और जिनके अंदर इन्वेलप प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहेंगे? इन्वेलप्ड। इन्वेलप इन वायरसेस, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे बच्चों इन्वेलप्ड वायरसेस। इन्वेलप्ड वायरस। वायरसेस। क्लियर है? अच्छा, या इन नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस का दूसरा नाम ये होता है बच्चों नेकेड वायरसेस। नेकेड, इन नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस को हम नेकेड वायरसेस जो है ना वो भी हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको पढ़ा कि इस इन्वेलप से क्या निकल रही होती हैं बच्चों? स्पाइक्स निकल रही होती हैं। ठीक है, क्या निकल रही होती हैं? स्पाइक्स। सर इन स्पाइक्स का काम क्या होता है? इन स्पाइक्स का काम होता है, देखें बच्चों, एक वायरस है बैक्टीरियोफेज। अब उस बैक्टीरियोफेज वायरस ने मुंह उठा के हर किसी के ऊपर तो अटैक नहीं ना करना। उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास बैक्टीरिया आया और मैंने सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर ही अटैक करना है, कोई दूसरा सेल कुछ इस तरह का है, मैंने उसके ऊपर कैसे अटैक नहीं करना? तो ये जो स्पाइक्स होती है ना ये उसकी मदद कर रही होते हैं। ये स्पाइक्स जो होती है ना ये रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं हमारे पास होस्ट को, रिकॉग्नाइज करके उसको जो है वो देते हैं, होस्ट को रिकॉग्नाइज करके देते हैं कि यार ये तुम्हारा होस्ट है। बैक्टीरियोफेज है तो कहेंगे कि बैक्टीरिया आ गया, चलो इसको पकड़ लो। बैक्टीरिया के अलावा कोई चीज आएगी तो ये उसको जो है वो क्या करेंगे? उसको जो है वो नहीं देंगे, उसको जो है वो पकड़ेंगे नहीं, उसके साथ जो है वो बाइंडिंग नहीं करवाएंगे। उसको कहेंगे कि जा अयाशी कर, मेरा तेरे खिलाफ जो है ना वो कोई दुश्मनी है, मेरी तेरे से जो है वो कोई दुश्मनी नहीं है। क्लियर है बच्चे?
सर 5 मिनट्स नमाज की ब्रेक देंगे, सिर्फ 5 मिनट बस। कब से कब तक? सर देखिए अभी 5:43 44 हो गए ना, जी जी। तो बस 6 तक। ओ सिक्स सॉरी, 6:10 50 पे मैं तक, आप लोगों को फारिग 5:50 कर तक। दूंगा। ठीक है, 6:05 या 10 पे मैं फारिग कर दूंगा, फिर आप जो है नमाज पढ़ लीजिएगा, फिर केमिस्ट्री का लेक्चर आके ले लीजिएगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बच्चों जितनी भी बातें हम लोगों ने करनी थी। ठीक है। उसके बाद अब जो है ना वो मजे की बातें जो है वो शुरू होंगी, और वो मजे की बातें क्या हैं? वो मजे की बातें ये हैं कि हमारे पास अब जो है वो क्लासिफिकेशन शुरू होगी। और उस क्लासिफिकेशन से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आप लोगों को पढ़ा दूं, और वो क्या है? एनिमल वायरसेस एंड प्लांट वायरसेस एंड एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और साथ हम बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियल वायरस है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वो कहता है कि जो एनिमल और प्लांट का वायरसेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो मोस्टली हमारे पास हेलिकल होता है, हेलिक्स की तरह का होता है। हेलिकल होता है, क्या होता है बच्चों? वो हमारे पास हेलिकल होता है। ठीक है, हेलिकल से मुराद ये है कि स्पाइरल, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में होता है। ठीक है, ये स्पाइरल फॉर्म होती है आपके पास। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वो कहता है कि वो मोस्टली हमारे पास इन्वेलप्ड होता है। और वो हमारे पास जो है वो पॉलीहेड्रोन होता है। पॉलीहेड्रोन से मुराद ये है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा साइड्स होती हैं उस वायरस के अंदर। एक तो पहली बात ये है कि वो हेलिकल होते हैं, उसके अंदर स्पाइरल्स होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, उसके अंदर इन्वेलप प्रेजेंट होता है। तीसरी बात, वो पॉलीहेड्रोन होता है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा साइड्स होती हैं। ठीक है। और चौथी बात आप लोगों ने याद रखनी है, एनिमल एंड प्लांट वायरसेस आर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियल वायरस है ना हमारे पास बच्चों, वो होता है क्यूबिकल। वो क्या होता है? वो हमारे पास क्यूबिकल होता है। अब हेलिकल और क्यूबिकल वायरसेस में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। क्यूबिकल क्यूबिकल वायरसेस और हेलिकल वायरसेस का एक डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। हेलिकल वायरसेस किस तरह के होंगे बच्चों? किस तरह के होंगे हेलिकल वायरसेस? स्प्रिंग लाइक। शाबाश, ऐसे ऐसे ही होंगे, ऐसे हेलिकल्स। ये देखें, ऐसे ऐसे स्पाइरल शेप होंगे, ऐसे स्पाइरल शेप वायरसेस होंगे। और क्यूबिकल जो होंगे हमारे पास, वो हमारे पास ऐसे जो है वो नॉर्मल वायरस जो है आप कह दें कि क्यूब्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है। जैसे वे आप कह दें कि बैक्टीरियोफेज ऐसे होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर में आपके सामने क्यूब बना हुआ है। ये क्यूब लग रहा है ना आपको, छोटा सा क्यूब? ये देखें, ये क्यूब टाइप बना हुआ है। अंदर इसके जो है वो डीएनए वगैरह जो है वो प्रेजेंट होगा। डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। तो हेलिकल वायरसेस जो होते हैं वो हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं, स्पाइरल की फॉर्म में होते हैं, स्पाइरल होते हैं। और क्यूबिकल वायरस जो होते हैं वो हमारे पास क्यूब की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, हेलिकल वायरस रोड होते हैं, रोड शेप की तरह के होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक रोड लग रहा है ना, ये देखिए इतना पार्ट ये हमारे पास रोड लग रहा है ना बच्चों, ये देखिए ये रोड, फिर आगे स्पाइरल कर गया, फिर ये एक रोड, फिर स्पाइरल कर गया, फिर रोड। जो क्यूबिकल वायरसेस होते हैं ना वो हमारे पास सॉलिड की तरह सॉलिड होते हैं। और इकोसाहेड्रल होते हैं। इकोसाहेड्रल से क्या मुराद है कि देखिए अभी मैंने इसकी कितनी साइड्स बनाई है, एक, 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 दो, तीन, चार, पाँच, छ। इनकी वो कहता है कि 20 फेसिस तक हो सकते हैं। मैंने आपके सामने सिर्फ 6 बनाए हैं, लेकिन इन रियलिटी इनके 20 इस तरह के फेस होते हैं। मतलब ये देखें, इतना बड़ा बड़ा ऐसे 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 ऐसे। मतलब आप अंदाजा लगा लें, अगर मैं आपको थोड़ी सी उस तरह की डिस्क्रिप्शन दे लगूं कि देखें, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस, छठा फेज, सातवां फेज, आठवां फेज, नौवां फेज, इस तरह जो है वो अप टिल
20 फेसेस होते हैं हमारे पास इनके। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है? जी सर। यहां तक क्लियर हो गया? जी। क्यूबिकल वायरसेस क्यूब की तरह के होते हैं, हेलिकल वायरसेस हेलिक्स की तरह के होते हैं, ठीक है, स्पाइरल शेप होते हैं। जो क्यूबिकल वायरसेस होते हैं वो इकोसाहेड्रल होते हैं, यानी उनके अंदर 20 फेसिस तक हो सकते हैं। और हेलिकल वायरसेस हमारे पास रोड शेप जो है ना वो बच्चों हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? यस जी सर। सर। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास पीएमडीसी के अंदर इन्वॉल्व है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। हमने वायरसेस को क्लासिफाई करना है, जितने भी तरह से वो क्लासिफाई हो सकते हैं हमने उनको क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। क्लियर है बच्चों? सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हमारे पास वायरसेस की आती है बच्चों, वो क्या आती है? बेस्ड अपॉन होस्ट। होस्ट की बेसिस पे हम जो है वो वायरसेस को क्लासिफाई करेंगे। अगर होस्ट की बेसिस पे क्लासिफाई करें हम तो हमारे पास 3 तरह के जो है वो वायरसेस बच्चों आते हैं। कितनी तरह के? 3 तरह के। पहली टाइप हमारे पास आती है बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, जिनका होस्ट जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया होता है। दूसरी टाइप के हमारे पास जो वायरसेस आते हैं वो आते हैं प्लांट वायरसेस, जिनका होस्ट हमारे पास बच्चों क्या होता है? जिनका होस्ट हमारे पास प्लांट होता है। और तीसरी तरह के बच्चों हमारे पास आते हैं एनिमल वायरसेस, जिनका होस्ट बच्चों हमारे पास क्या होता है? जिनका होस्ट हमारे पास एनिमल वायरस सॉरी एनिमल सेल होता है। यहाँ पे मैंने सेल लिख दिया, यहाँ पे बच्चों मेरे पास प्लांट वायरसेस आना था, ठीक है, प्लांट वायरस। क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ना, बैक्टीरियोफेज वायरसेस हमारे पास किसके ऊपर अटैक करते हैं? बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, ये बात तो हमें पता है। इनका होस्ट बैक्टीरिया होता है, अटैक्स ऑन बैक्टीरिया। और मोस्टली जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं ना, ये वाले वायरस जो होते हैं ना, इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये हमारे पास डीएनए वायरस हैं। क्या है? डीएनए वायरस हैं। और मैंने आपको बताया है कि इनके अंदर ये हमारे पास किस तरह के होते हैं, ये हमारे पास इकोजा हेड्रल होते हैं। इकोजा हेड्रल, ठीक है, इकोजा हेड्रल। और इनमें टेल हमारे पास प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है। ये इनके फीचर्स हैं। प्लांट वायरसेस बच्चों हमारे पास किसके ऊपर अटैक करते हैं? प्लांट्स के ऊपर बच्चों हमारे पास प्लांट वायरसेस जो हैं वो अटैक करते हैं, अटैक ऑन प्लांट्स। और ये हमारे पास मोस्टली आरएनए वायरस होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये रोड शेप होते हैं हमारे पास। रोड शेप ऊपर मैं ये बता के आया हूं ये किस तरह के होते हैं, ये रोड शेप होते हैं हमारे पास, ठीक है। और इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो एग्जांपल्स में हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस, जिस टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। सर जी जी। कहीं पे लिखा हुआ है कि टोबैको मोजाइक वायरस हेलिकल और कहीं लिखा हुआ है रोड है, तो हम क्या चूज करेंगे? मेरे बच्चे, ये हेलिकल वायरसेस ही तो रोड होते हैं, सॉरी, ये देखिए, हाँ हेलिकल वायरसेस, ये तो मैंने बताया कि हेलिकल वायरसेस क्या होते हैं? रोड होते हैं। समझ आई? ठीक है। एक जी। ही बात है। हेलिकल से मुराद है कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो मतलब हेलिक्स की तरह के होते हैं, ऐसे टर्न होते हैं, स्पाइरल होते हैं। और होते वो किस तरह? रोड की तरह हार्ड, मतलब रोड से मुराद है कि जिस तरह रोड नहीं होती आपके पास उस तरह के होते हैं, हार्ड, ठीक है। और साथ उनके अंदर स्पाइरल्स होते हैं, तो उनको हम हेलिकल भी कह देते हैं। समझ आ गई बच्चे? जी सर। क्लियर है? उसके बाद आते हैं एनिमल वायरसेस। एनिमल वायरसेस किसके ऊपर अटैक करेंगे? एनिमल वायरसेस हमारे पास अटैक करेंगे, अटैक ऑन एनिमल्स। और हमारे पास
क्या मिसालें हैं इनकी? अच्छा, एनिमल वायरस जो है ना, अब बड़े बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि एनिमल वायरस डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं। तो एनिमल वायरस हमारे पास डीएनए भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। कुछ हमारे पास आरएनए वाले वायरस होते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो पेपो वायरस होता है एक। पेपो वायरस। पेपो वायरस क्या करता है? पेपो वायरस आपको वॉट्स करवाता है। वॉट्स क्या होते हैं? फोड़े। जिस्म पे कुछ लोगों को ना फोड़े निकल आते हैं, वो किस वायरस की वजह से निकलते हैं? पेपो वायरस की वजह से वो हमारे पास फोड़े जो है ना वो निकलते हैं। इसके अलावा पोक्स वायरस होता है आपके पास। पोक्स वायरस क्या करवाता है? स्मॉल पोक्स, जिसको कहते हैं चिकन पोक्स। स्मॉल पोक्स जो है वो करवाता है, स्मॉल पोक्स। इसके अलावा इसके अलावा आपके पास पैरामिक्सो वायरस होता है एक। पैरामिक्सो वायरस जो आपको मीजल्स करवाता है। ये बड़ी गंदी बीमारी है, बच्चों में होती है ये, और बेचारे जो है वो बड़ा परेशान हो जाते हैं। मीजल्स करवाता है, मीजल्स एंड मम्स, ठीक है। और बड़ी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह हमारे पास सारकोमा वायरस होते हैं। रोज सारकोमा वायरस, रोज सारकोमा वायरस। ये वायरस क्या करते हैं? ये वायरस आपको कैंसर कॉज कराते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपके पास हमने वायरसेस की क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई मसला? सर लास्ट से दिखाई दे। जी, सर लास्ट से दिखाई दे जो आपने लास्ट पे वायरस लिखा। रोज सारकोमा वायरस। क्लियर है? उसके बाद हम दूसरी क्लासिफिकेशन करेंगे बच्चों, बेस्ड अपॉन मोर्फोलॉजी, यानी उनकी शक्ल की बेस पे हम उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। सर अब छुट्टी देना, क्योंकि 5 मिनट रह गए, उसके बाद सर उस्मान ने नहीं, क्लास सवा लेनी पाँच है। होनी है सर उस्मान की क्लास। कितने बजे? तो सवा सवा पाँच के पाँच, सवा छः। सवा पाँच सर पहली। सवा सर अभी 6 बजे लगे हैं, 5:56 हो गए सर। जी जी, सवा अभी छः, 6 बजे। सॉरी सवा छः उनकी। मेरा भी दिमाग जो है वो घूम गया, सवा छः होगी उनकी, ओके। ठीक है। बेस्ड अपॉन मोर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन टाइप्स जो है ना वो हमारे पास आती हैं। पहली आती है हमारे पास सफेरिकल वायरस। सफेरिकल से मुराद है जिनका हमारे पास गोल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल वायरस। दूसरी आती है बच्चों हमारे पास टेडपोल शेप वायरस। टेडपोल का पता है किसी को? जी सर। क्या होता है? फ्रॉग का लार्वा, वो लार्वा। ठीक है। तीसरी हमारे पास होती है रोड शेप वायरस, जो रोड की तरह के होते हैं बिल्कुल। स्फेरिकल वायरसेस में बच्चों गोल जिनका स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारे पास एग्जांपल आती है पोलियो वायरस की। टेडपोल वायरसेस की हमारे पास जो एग्जांपल होती है ना, जिनकी शेप हमारे पास लार्वा की तरह की ऐसे जो होती है, लार्वा की तरह की जिनकी हमारे पास शेप होती है ऐसे, इन वायरसेस की, इनको इनके अंदर हमारे पास आते हैं टेडपोल शेप में बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की ना लार्वा की तरह की शक्ल होती है हमारे पास, अगर हम इसको देखें माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। तीसरे नंबर पे रोड शेप वायरस आती हैं, जिनकी रोड्स ऐसे हार्ड रोड्स की तरह की जिनकी शेप होती है। इसमें हमारे पास आते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको टोबैको मोज़ेक वायरस। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर।
नेक्स्ट पढ़ें क्लासिफिकेशन। सर नहीं, बहुत है इतना ही। काफी है आज के लिए। यस सर। सर कोई कल चीज तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये कल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जहां तक क्लियर है, कोई मसला मसाइल? स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने तो ले ले। यस सर, जूम करें इस तरह नहीं जी किसी सर को आप कोई स्लाइड्स सर आप स्लाइड्स दिखा दें एक एक करके, उस तरह ब्लर हो जाता है। सर उस्मान की क्लास के लिए दूसरी लिंक आएगी ना या हाँ, इस मैं लिंक से ये बच्चे ज्वाइन? डिलीट कर देता हूँ।